हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वार्म वेलकम करते हैं आपके न्यू वीकली एनालिसिस में। एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम इस क्लास में करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं इनके ऊपर हम अपनी एक डिटेल्ड डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करने वाले हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, बार बार एस्पिरेंट्स की तरफ से मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो आप डेली बेसिस के ऊपर डन न्यूज़पेपर का एनालिसिस दे रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और हम कंफ्यूज हैं कि कौन सी चीज़ों को ऐड करें और कौन सी चीज़ों को स्किप करें, क्योंकि ऑलरेडी हम बल्क ऑफ नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर चुके हैं। देखें डियर एस्पिरेंट्स, इसी चीज को सामने रखते हुए हमने क्या किया है कि जो डेली बेसिस के ऊपर आपको डन न्यूज़पेपर का एनालिसिस प्रोवाइड किया जा रहा था, अब ये आपको वीकली बेसिस के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अंदर होगा क्या कि वीक के अंदर जितने भी नेशनल लेवल के ऊपर, रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स होंगी उनको हम कवर करेंगे, उनके ऊपर अपना एनालिसिस करने वाले हैं। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और जो अब आपके पास ऑलरेडी जितने नोट्स बन चुके हैं मोर देन इनफ है। अब आपने नोट्स मेकिंग सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करनी है और जो जो चीजें मैं कहूंगा वही आपने नोट करनी है। अगर तो आपने ऑलरेडी नोट करके रखी हुई हैं तो देन आपको दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपके सीएसएस 2027 की प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। देखें, हमारे एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ रह चुके हैं और इन 5 मंथ के अंदर आपने 2-3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। एक तो आपने अपना सिलेबस एज पॉसिबल एज इसको कवर करना है, डेली बेसिस के ऊपर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, पास्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करना है और साथ साथ आपने एवेल्युएशन भी साथ करवानी है और वो भी डेली बेसिस के ऊपर, ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चल सके, आप कहां कहां पर कर रहे हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, ताकि आप उनको इजीली इंप्रूव कर पाएं। तो आई होप आपने चीजों को अंडरस्टैंड किया होगा और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, आज हमारे पास करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। देखें, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है द न्यू एज ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर। इसके अंदर क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले चोक पॉइंट्स है, जियो इकोनॉमिक्स है, उसके बाद यूएसए चाइना कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा। अब चोक पॉइंट्स के बारे में आप कहेंगे कि सर हम इसके बारे में तो पहले भी आपसे पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी ग्लोबल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो चोक पॉइंट्स को लेकर जो है कल के डिबेट हमें देखने को मिलती है, लेकिन हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबल पावर्स के पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज है जिनको वो चोक पॉइंट के तौर पर यूज कर सकता है। जिस तरह ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज या बाबल मंदीब को एज ए पर जियोपॉलिटिकल लेवरेज हासिल करने के लिए इन चोक पॉइंट्स का यूज किया था। ठीक है, अब चोक पॉइंट्स के जो है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनको भी अंडरस्टैंड करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं इनको बेसिकली कैसे जो है वो कह लेके एज ए वेपन यूज किया जाता है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारे पास रहने वाला है मलिया लोधी साहिबा का। आपको पता है मंडे वाले दिन उनका एक टॉपिक लाजमी आता है। ठीक है, डैमेज असेसमेंट। यहां पर बात की जा रही है द डिक्लाइन ऑफ यूएसए यूनिलैटरलिज्म, द स्ट्रैटेजिक फॉल आउट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स सेकंड प्रेसिडेंसी। देखें, इसके अंदर 2 बुक्स का जिक्र किया गया है। उन 2 बुक्स को लेकर जो है हमने एनालिसिस करना है, क्योंकि उन 2 बुक्स के अंदर बेसिकली जो है वो कह लें कि जो ट्रंप की सेकंड टर्म है इसके ऊपर हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है। देखिए, एक बुक का नाम रहने वाला है बिट्रेड और सेकंड बुक हमारे पास रहेगी रेजिम चेंज। इन दोनों बुक्स के अंदर बेसिकली ट्रंप के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है। इन बुक्स को आप एज ए रेफरेंस या एज ए एग्जाम्पल भी कोट कर सकेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक रहने वाला है बेसिकली वो है पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। देखिए, ये साइन तो 2023 के अंदर बेसिकली हो चुका था, लेकिन अभी हमें रेटिफिकेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक टाइज एंड रीजनल डायनामिक्स। ठीक है, जो फोर्थ नंबर पर हमारे पास टॉपिक रहने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अभी पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट हुई है और वहां पर जो है कह लें कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने यहां पर कहा है कि आप माने या ना माने आपका इंटरनल सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और हमें एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा और न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर और भी सिस्टम्स हैं और भी निजाम्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है।
तो डेयर एस्पेक्ट्स, इसके ऊपर पहले भी मेरा न्यू प्रोविंसेस के ऊपर कह लें कि एक डिबेट है, वो लेक्चर मैं ऑलरेडी भी कवर कर चुका हूं। लेकिन अब हमें ये एक नई जो है कह लें कि वेव यहां पर उठते हुए नजर आ रही है, जब से मोहसिन नकवी साहब ने यहां पर ये स्टेटमेंट दी है कि हमें न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो कह लें कि यूनिट्स की तरफ जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो DGISPR साहब है, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई गुड गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। 2014 के अंदर जो APS के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो अटैक हुआ था, वहां पर 14 पॉइंट्स दिए गए थे, और वो 14 पॉइंट्स उस वक्त ही यहां पर कह लें कि इंप्लीमेंट हो सकते हैं जब यहां पर गुड गवर्नेंस होगी। और उन्होंने भी कहा कि आज आप पॉपुलेशन देख लें, 1972 के अंदर जो आपकी कह लें कि 1972 के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन 7 करोड़ थी, और फिर हमें यहाँ पर 1951 के अंदर जो देखने को मिली ऑलमोस्ट 3 करोड़ हमें देखने को मिली। तो अब जो है ये पॉपुलेशन जो है यहाँ पर 25 करोड़ हो चुकी है। तो अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, और ये जो इख्तियारात सिर्फ जो है वो सिविलियन लीडरशिप के पास हैं, वो जो है कह लें कि इनके ऊपर बैठें, डिबेट करें और कंसेंसस के जरिए जो कह लें कि किसी भी कह लें कि पॉइंट के ऊपर पहुंचा जाए, ठीक है, ताकि या तो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव जो है यूनिट्स बनाने हैं या नहीं बनाने या क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो कह लें कि कंसेंसस होनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर डिबेट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ओवरऑल स्ट्रक्चर रिसेट की बात की जा रही है कि पूरा जो है वो कह लें कि गवर्नमेंट सिस्टम है जो इंटरनली अगर देखा जाए तो कह लें कि स्ट्रक्चर को रीसेट करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव को रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। द डिबेट ऑन न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमारे पास टॉपिक रहने वाला है पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो डायलेमा का शिकार है। बेसिकली इसको किस तरह बेटर किया जा सकता है, रीस्ट्रक्चर कैसे किया जा सकता है, ऑटोमोटिव सेक्टर्स फॉर ग्लोबल वैल्यू चेन्स। तो आज के जो हमारे 5 टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी नोट करना है। तो डियर एस्पिरेंट्स, अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा द न्यू एज ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमें चोक पॉइंट्स भी देखने को मिलेगी, ठीक है, कौन कौन सी हैं, और उसके बाद जियो इकोनॉमिक्स एंड USA चाइना कंपटीशन, ठीक है। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं यहां से कि द शिफ्ट टू जियो इकोनॉमिक वॉरफेयर एंड म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एंड ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट की गई, ये किसका लीड करदा मॉडल है, बेसिकली USA का लीड करदा मॉडल है। इसके अंदर जो बात की गई थी विन विन कॉर्पोरेशन, अब वो चीज हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। बल्कि हो क्या रहा है, अब हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है अग्रेसिव इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ, ठीक है। अब हमें शिफ्ट किसकी तरफ देखने को मिल रहा है, एग्रेसिव इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ। जिस तरह यहां पर हमें ट्रेड वॉर देखने को मिले, या टैरिफ जिस तरह हमें कह लेकर लगते हुए नजर आए, या जिस तरह हमें मिडिल ईस्ट के अंदर ग्लोबल चोक पॉइंट्स को एज ए स्ट्रैटेजिक टूल जो यूज किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास टॉपिक रहने वाला। वेयर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, टैरिफ है, फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं एंड सप्लाई चेन को एज ए वेपन यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब अगर इसको थोड़ा सा जो कह लें 2026 के स्टार्ट से जो हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो कह लें मीटिंग देखने को मिली स्विट्जरलैंड के अंदर, वहां पर आपको पता है कि मार्क कार्नी के जो वर्ड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि आपका जो ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर है वो आपका यहां पर कोलैप्स हो चुका है, वो यहां पर आपका एंड हो चुका है, ठीक है। और हमें अब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि जिस तरह USA का बिहेवियर देखने को मिल रहा था, ठीक है। हालांकि उस वक्त जो है अगर देखा जाए तो 3.1% हमें टैरिफ देखने को मिल रहे थे जो कनाडा के ऊपर लग रहे थे, और बाकी दुनिया के ऊपर जो कह लें USA की तरफ से टैरिफ लगाए जा रहे थे भर भर कर। लेकिन ये स्टेटमेंट देने के बाद फौरन से जो है उनके ऊपर भी टैरिफ लगते हुए नजर आए, और जैसे ही अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ बढ़ाए, हालांकि आपको पता है कि कनाडा जो है वो 75% एक्सपोर्ट करता है किसको, USA को, ठीक है। तो जब उसने बार बार का टैरिफ लगाए तो फिर उसने किसका रुख किया पता है आपको, चाइना का रुख किया। 8 साल के बाद उसने चाइना का जो है वो विजिट किया मार्क कार्नी ने, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के कह लें मीटिंग के बाद सॉरी जो USA के वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस, उन्होंने क्या किया, क्रिटिकल मिनरल्स जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस उन्होंने यहां पर कंडक्ट करवाई, और उसके अंदर उन्होंने तकरीबन 50 कंट्रीज को जो है वो कह के इनवाइट किया, बुलाया गया। क्यों बुलाया गया कि अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो कह लें जो डोमिनेंस है या हेजमनी है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर या रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, वो किसकी है, चाइना की है, ठीक है। चाइना को काउंटर करने के लिए उसने बेसिकली यहाँ पर जो कह लें कि
इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया या इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया। ठीक है, अब यूनिवर्सल इनसिक्योरिटी अगर देखा जाए, बोथ ग्रेट पावर्स यूएसए है, चाइना है, उसके बाद अगर देखा जाए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या जो पुअर स्टेट्स हैं या स्मॉलर स्टेट्स हैं, वो भी बेसिकली यहाँ पर जो फॉरेन कॉरिजन, जो फॉरेन उनके ऊपर जो कल के दबाव डाला जाता है वो भी तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं ना, ये चीज़ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें एक इकोनॉमिक रेस, आर्म रेस देखने को मिल रही है। अब हर कंट्री क्या चाह रहा है कि बेसिकली वो अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। ठीक है, आप दूर क्यों जाते हैं, इंडिया की एग्जाम्पल ले लें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर किस तरह जो है वो कह के अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा सिप्री की रिपोर्ट उठाकर देखें। ठीक है, 100 अगर देखा जाए 9 में से अगर वॉर हेड्स है, 9 to 12 वॉर हेड्स वो क्या कर रहा है, यहाँ पर सबमरीन के अंदर जो वो कह के यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिफेंस सिस्टम को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है, हमें एक आर्म्स रेस जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्क्रैम्बल फॉर नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी और नेशनल इकोनॉमिक सिक्योरिटी की हमें दौड़ देखने को मिल रही है। हर कंट्री ये चाह रहा है कि उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो। ठीक है, इसके साथ अगर देखा जाए सुपर पावर स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव, द यूएसए सीक्स टू ब्रेक चाइनाज रेयर अर्थ मोनोपोली, यही बात आ गई यहाँ पर जेडी वैंस वाली कि उसने क्रिटिकल मिनरल जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करवाई, इसी वजह से करवाई ताकि जो है यहाँ पर चाइना की जो मोनोपोली है बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर रीजनल लेवल के ऊपर है या ग्लोबल लेवल के ऊपर है, इसको कम किया जा सके। देखिए चौक पॉइंट की तरफ आ रहे हैं आगे, हम जो है सीक्वेंस के साथ चीजों को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। वाइल चाइनाज परस्यूज रिम्बी, अब यहां पर अगर देखा जाए यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने कहा कि भाई जो है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर जो डोमिनेंस है इसको कम किया जाए। लेकिन चाइना ने क्या कहा, चाइना के शी जिनपिंग की आप स्पीच उठाकर देखें, उसने कहा कि भाई जो दुनिया के अंदर इंटरनेशनल करेंसी होनी चाहिए वो रिम्बी होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक जो है इन्होंने कहा कि भाई ये रिम्बी को जो है इंटरनेशनल करेंसी होनी चाहिए। इन्होंने क्या किया कि जो यूएसए के जो ट्रेजरी बैंक्स हैं उनसे बॉन्ड लेना बंद कर दिए इसने, चाइना ने, और खुद जो है अपनी करेंसी को डेवलप करना शुरू किया। अगर आपको याद हो कि ब्रिक्स के अंदर इन्होंने डी डॉलराइजेशन की बात भी की थी कि क्यों ना अब लोकल करेंसी को जो है यहां पर कह के प्रमोट किया जाए। तो यही चीज हमें देखने को मिल रही है कि किस तरह काउंटर किया जा रहा है कि उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स को अगर रोकने की बात की या मोनोपोली को कम करने की बात की तो इन्होंने कहा कि भाई हमारी करेंसी जो है वो कह लें कि क्या होनी चाहिए, इंटरनेशनल करेंसी होनी चाहिए। ठीक है, फिजिकल एंड काइनेटिक सिमेट्री की अगर बात की जाए, आप चौक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें अब हो क्या रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज या बाबुल मंदीब के ऊपर किसका कंट्रोल है, ईरान का कंट्रोल है। तो ईरान क्या कर रहा है, एज ए स्ट्रैटेजिक टूल यूज कर रहा है दोनों को। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी और यहां पर कह लें कि बाबुल मंदीब को भी। अब अंडरस्टैंड यह करना है कि चोक पॉइंट्स के बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देन आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया यहां पर ईरान ने बिल्कुल जो है कह लें स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। आपको पता है कि 20% जो है ऑयल सप्लाई हमें देखने को मिलती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए, लेकिन अगर बाबुल मंदीब को बंद कर दिया जाता तो फिर 25 to 30% ऑयल सप्लाई आपकी ब्लॉक हो जाती और ऑल्टरनेटिव कोई और रास्ता भी देखने को नहीं मिल रहा था, ना ही कोई और स्टेट देखने को मिल रही थी जहां से जो है कह लेके गल्फ स्टेट्स जो है वो अपनी कह लेके एक्सपोर्ट कर सके, ऑयल एक्सपोर्ट कर सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो गल्फ स्टेट्स की जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, इन्हीं दोनों कह लेके चोक पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, जिसको यूज किया गया था कह लेके ईरान की तरफ से और उन्होंने कह लेके यहाँ पर इसी की बेस के ऊपर उन्होंने कामयाबी भी हासिल की। ठीक है, अब अगर ठीक है साथ में मिसाइल्स वगैरह ड्रोन्स के जरिए बेसिकली उन्होंने पूरा कंट्रोल हासिल किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर, और इसका फिर नेगेटिव इंपैक्ट भी तो पड़ा ना ग्लोबल एनर्जी के ऊपर। अब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा मैं उनके ऊपर फोकस कर नहीं रहा। ठीक है, हम मेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रू इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स। अब आपने समझना है कि ट्रू इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स क्या हैं, हकीकी मुआशी अकेले के आप रुकावट अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले देखें कि यहां पर द डेंजर ऑफ ओवर वेपनाइजेशन। जब हद से ज्यादा आप किसी को एज ए स्ट्रैटेजिक टूल यूज करते हैं तो वो भी कह लें कि नुकसानदेह साबित होते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह, यूएसए ने क्या किया, ट्रंप के यहां पर सेकंड टर्म या फर्स्ट टर्म में क्या किया, ट्रेड वॉर देखने को मिली। ठीक है, इन्होंने भर भर का टैरिफ लगाए। फिर इन्होंने क्या किया 2025 के अंदर फिर इसने टैरिफ लगाए भर भर कर। इसके रिजल्ट क्या निकले कॉन्सिक्वेंटली कि जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने किसकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया, चाइना की तरफ। वजह क्या थी कि हद से ज्यादा जब आप किसी को एज ए स्ट्रैटेजिक टूल यूज करते हो, एज ए वेपन यूज करते हो, टैरिफ को एज ए वेपन यूज किया गया, एज ए टूल यूज किया गया, जिसके रिजल्ट्स क्या भुगतने पड़े यहां पर यूएसए को कि सारे कह लें कि यहां पर जो जितने भी यहां तक कि उसके जो अलाइज थे यहां पर यूरोपियन कंट्रीज, उन्होंने भी चाइना का रुख किया।
तो यही चीज है कि जब हद से ज्यादा आप किसी चीज को यूज करते हो तो वो भी कह ले कि यहां पर आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। ठीक है, यही चीज यहां पर कही जा रही है। अब 3 डिफाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ ट्रू चोक पॉइंट क्या हो सकते हैं। सबसे पहले मोनोपोली कंसंट्रेशन की बात की जा रही है। ठीक है, अब 90% अगर देखा जाए ना, 90% की बात की जा रही है कि जिसको एज ए चोक पॉइंट यूज किया जा सकता है। हमने एग्जांपल किसकी ली थी, ईरान की। लेकिन अब इन दोनों के पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको एज ए चोक पॉइंट जो है वो यूज किया जा सकता है, यूएसए की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, देखें, सिंगल एंटिटी आर टाइट कोलेशन कंट्रोल्स ऑन 90% ऑफ द मार्केट। एग्जांपल के तौर पर दुनिया के अंदर किसकी हेजेमनी देखने को मिल रही है, डोमिनेंस, यूएसए डॉलर की देखने को मिल रही है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। ठीक है, उसके बाद नवेडिया कंपनी देखने को मिल रही है, क्योंकि एडवांस किस्म की जो अगर देखा जाए ना जो चिप बनाई जा रही हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाए जा रहे हैं, वो नवेडिया कंपनी बना रही है दुनिया के अंदर 1 नंबर पर। उसके बाद यहां पर आता है ताइवान की कंपनी का नाम। ठीक है, और ताइवान वाले क्या करते हैं, सारे के सेमीकंडक्टर्स हैं या चिप्स हैं, किसको एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो चाइना की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, यूएसए के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी तरह चाइना के पास क्या है, रेयर अर्थ जो है वो कह लेके मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स है। इनके पास प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग पूरा जो है कह लेके यहां पर सिस्टम है, किसके अंदर, चाइना के अंदर। तो यहां पर जो है हेजेमनी किसकी है, चाइना की है। तो चाइना इसको एज ए कह लेके चोक पॉइंट यूज कर सकता है। किस तरह यूज कर सकता है, अभी इस चीज को अंडरस्टैंड करें। जब यहां पर टैरिफ लगाए जाते हैं ना भर भर कर, तो यहां पर क्या हुआ कि इसने क्या किया, चाइना ने अर्थ मिनरल्स को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, बंद करने से पता है चाइना का सिर्फ और सिर्फ कितना नुकसान हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कितना नुकसान हुआ है पता है, यहां पर $3.4 बिलियन। और यूएसए का पता है कितना नुकसान हुआ है, $600 बिलियन नुकसान हुआ है, सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट ना करने की वजह से। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है कि चोक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है कि चोक पॉइंट वो होती है जिस पर सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री का जो है कह ले के एक कंट्री की डोमिनेंस या हेजमनी देखने को मिलती है। जिस तरह ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हेजमनी देखने को मिलती है या डोमिनेंस देखने को मिलती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर और बाबुल मंदीब के ऊपर। ठीक है, एक चीज के ऊपर, और कोई और दूसरा कंट्री उसके ऊपर जो है वो कह लेके अपनी हेजमनी ना बना सके। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट पता है क्या रहता है, सेकंड पॉइंट ये रहेगा शॉर्ट टर्म अनसब्स्टिट्यूट एबिलिटी की बात की जा रही है कि बेसिकली कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई ऑल्टरनेटिव ना ढूंढा जा सके। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है या बाबुल मंदीब का कोई ऑल्टरनेटिव आपको नजर आता है, हाँ, आपको सऊदी अरेबिया को देखने को मिल सकता है कि वो कह ले के स्वेज कनाल के जरिए जो कह ले के अपने ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो एशिया को एक्सपोर्ट करेगा तो उसके पास तो ऑल्टरनेटिव नहीं है ना। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो चोक पॉइंट का हमें ये भी एक फीचर या एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। ठीक है, दो हो गए, एक तो एक के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, दूसरा जो है ऑल्टरनेटिव जो है जल्दी से ना मिल सके शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। थर्ड नंबर पर जो इसका रहेगा सिमेट्रिक इंपैक्ट की बात की जाए तो जो कंट्री यहां पर कह लेके चोक पॉइंट के ऊपर कह लेके इजारादारी रखती है, मींस अगर देखा जाए जिस तरह स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, बंद करने से ऑयल का नुकसान ईरान को तो हुआ ही हुआ, लेकिन उससे डबल दुनिया को नुकसान हुआ। क्या खुद को कितना नुकसान होता है, खुद को नुकसान हो सकता है 10% और सामने वाले को नुकसान कितना हो सकता है 90%। तो ये अपना खुद 10% वाला तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये 90% जो है कह लेके सामने वाले का नुकसान करवा सकते हैं। इसको बोला जाता है चोक पॉइंट, जिसको एज ए चोक पॉइंट यूज किया जाता है, जिस तरह यहां पर किसने यूज किया, ईरान ने। और यही बात की जा रही है बेसिकली यूएसए और चाइना की, क्योंकि यूएसए के पास चोक पॉइंट्स कौन कौन से जिनको वो यूज करके इंपैक्ट डाल सकता है दुनिया के ऊपर। डॉलर है उसके पास, सेमीकंडक्टर हैं, अगर वो अभी बंद कर दे सेमीकंडक्टर तो आप देख लें कि भूचाल आ जाएगा। उसी के बाद अगर देखा जाए जेट इंजन्स एडवांस किस्म के कौन बना रहा है, यूएसए बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन आ गया, यूएसए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई चोक पॉइंट नहीं है, लेकिन यह है कि जेट इंजन है या सेमीकंडक्टर्स वगैरह वो बंद कर दे, या डॉलर की जो डोमिनेंस हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चोक पॉइंट है जिनको वो यूज कर सकता है। इससे उसका खुद का नुकसान तो ज्यादा होगा, कम होगा, लेकिन सामने वाले का नुकसान ज्यादा होगा। इसी तरह चाइना की जो हमने एग्जांपल ली, यहां पर 3.4 बिलियन डॉलर सिर्फ चाइना का नुकसान हुआ, लेकिन इससे डबल एक्सपोर्ट ना करने पर किसका नुकसान हुआ, $600 बिलियन किसका नुकसान हुआ, यूएसए का नुकसान हुआ। तो इसको बोला जाता है चोक पॉइंट।
ठीक है, कि आप एज ए चोक पॉइंट यूज करते हैं जिसके अंदर आपकी पूरी चैले उसके ऊपर कल के होल्ड होता है, हेजमनी भी होती है और शॉर्ट टर्म के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप मुझे बताओ क्रिटिकल के रिफाइनिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए इतना एक्सपेंसिव है कि इसका आप कह ले कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई आपको कह ले कि सब्सिट्यूट या मुतबादल नहीं मिलता। इसका टाइम टेकिंग चीज है, कम से कम आपको 10 साल लग जाएंगे इसके ऊपर, जो चाइना के पास चीज है। तो यही हमें देखने को मिल रही है कि चाइना भी एज ए चोक पॉइंट यूज कर सकता है, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स को रिफाइनिंग या प्रोसेसिंग जितना भी हमें कल के सिस्टम देखने को मिल रहा है चाइना के अंदर, लेकर यूएसए डॉलर को, और अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर्स है, चिप्स है, जिस तरह नवेडिया कंपनी की हमने यहाँ पर एग्जांपल ली, दुनिया के अंदर एडवांस किस्म की जो चिप बनाई जाती है वो यही बना रहा है। तो चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, यूएसए जो है वो डिपेंडेंसी देखने को मिलती है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर, और क्रिटिकल मिनरल्स की डिपेंडेंसी तो है ही है, लेकिन चाइना की डिपेंडेंसी देखने को मिलती है चिप को लेकर। क्योंकि जो ताइवान है, क्यों वो ताइवान को चाहता है कि ताइवान मेरा सुबह मेरे पास वापस जो है आ जाए, मुझे ज्वाइन कर ले दोबारा, मैं अपना हिस्सा बनाना चाहता हूं ताइवान को। चाइना कहता है वन चाइना पॉलिसी का कौन है, वो यही वजह है कि वहां पर हमें एडवांस किस्म की चिप देखने को मिलती है दुनिया के अंदर, जो वो एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, ठीक है, और यूएसए फिर चिप एक्सपोर्ट करता है किसको, सेमीकंडक्टर्स, चाइना को, ठीक है। तो इस तरह जो है इन्होंने टैरिफ वॉर के दौरान जो है एक दूसरे के ऊपर सही से गुस्सा अपना उतारा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर वेजिंग इकोनॉमिक फेयर्स, ठीक है, इकोनॉमिक वॉरफेयर्स। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि इकोनॉमिक वॉरफेयर के अंदर ऐसी कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली एज ए कैसे कह लें कि इनको एज ए वेपन यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल्स क्या है, वेजिंग इकोनॉमिक वॉरफेयर के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। 3 प्रिंसिपल्स हमारे पास रहने वाले, ठीक है। अगर अवॉइडिंग फीडबैक लूप है, ओवर यूजिंग इकोनॉमिक वेपन्स एक्सेलरेट्स टारगेट्स एंड थर्ड पार्टीज। अब यहां पर यह कहा जा रहा है बेसिकली इससे नुकसान भी होता है कि जब आप हाथ से ज्यादा जो है अगर इसको किसी चीज को एज ए वेपन या टूल यूज करते हैं, जैसा कि हम पहले अभी जो है वो पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि किसी चीज को हाथ से ज्यादा करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो कंट्रीज का जो है का जो डिपेंडेंसी है वो अपनी काम करके दूसरी तरफ वो रुख कर लेते हैं। यही चीज यहां पर कही जा रही है कि अब क्या हुआ था कि जब यूएसए की तरफ से टैरिफ लगाए जा रहे थे दुनिया के अंदर बार बार कर, तो यूरोपियन कंट्रीज ने किसकी तरफ रुख किया, चाइना की तरफ से। रशिया ने किसकी तरफ रुख किया, चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, किसने लगाए, यूएसए ने लगाए, यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर लगाए। तो टैरिफ और सैंक्शंस जो है वो आपके कह लें कि चोक पॉइंट्स नहीं हो सकते। इससे क्या हो सकता है कि सामने वाली जो पार्टी है, थर्ड पार्टी, वो किसी और मार्केट में चली जाएगी, ठीक है। अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं बार बार, क्या वो कोई और मार्केट ढूंढेगा, ठीक है। तो ये चीज भी है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहां पर अलाइनिंग स्ट्रेटजी विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, स्टिग्मेटाइजेशन अगर देखा जाए, सिंबॉलिक, तो इसके अंदर यूएसए के अंदर बोला जाता है बेसिकली नेम्स एंड शेम्स अब्यूजर, ठीक है, बदनाम करने को बोला जाता है। स्टिग्मेटाइजेशन का मतलब क्या आता है, बेसिकली बदनाम करना, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होता है कि बदनाम इसलिए किया जाता है कि कोई भी चीज की वो क्या करता है, खिलाफ वर्जी करता है। तो दुनिया को दिखाने के लिए कि बेसिकली ये खिलाफ वर्जी की जा रही है और इसके ऊपर किस तरह प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर स्टिग्मेटाइजेशन, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, इकोनॉमिक तोड़फोड़ हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, और सामने स्टेट्स भी जो है वो कमजोर हो सकती है। इस तरह एट्रिशन है, एट्रिशन कंटेनमेंट, एट्रिशन का मतलब होता है बेसिकली मुखालफ की जो ताकत है उसको कम करना, ठीक है। इससे क्या होता है कि डिग्रेड्स द एडवर्सरीज टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज विद ओवर एग्जांपल यहां पर सेमीकंडक्टर्स एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि यूएसए ने क्या किया कि चाइना के सेमीकंडक्टर्स को जो एक्सपोर्ट कर रहा था उसके ऊपर उसने क्या किया, यहां पर कमी कर दी या एक्सपोर्ट को बंद कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा किसके ऊपर, चाइना के ऊपर पड़ा, ठीक है। चाइना को क्योंकि सेमीकंडक्टर्स चाहिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में आगे जो वो अपने आप को लेकर जा रहा है, तो उसको यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स की भी जरूरत है, चिप की भी जरूरत है। इसलिए तो वो बार बार कहता है कि भाई मुझे ताइवान चाहिए, ठीक है। तो यही चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि बेसिकली एक प्रेशर बिल्ड किया गया किसकी तरफ से, यूएसए की तरफ से, ठीक है, ये चीज है। और चाइना की तरफ से क्या किया गया, क्रिटिकल मिनरल्स को स्टॉप कर दिया गया या उसकी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से यूएसए को लॉस हुआ, ठीक है। अब ये चीज भी है। कोरियन की बात की जा रही है, इसके अंदर एक है डेटरेंस और एक हमारे पास कंपेलेंस। अगर कंपेलेंस अगर देखा जाए तो कंपेलेंस के अंदर क्या रहेगा, बेसिकली आप किसी के ऊपर प्रेशर या डालते हो या उसको मजबूर करते हो ताकि अपनी बातों को मनवाया जा सके, ठीक है। यही हमें दबाव देखने को, कोरियन का मतलब क्या था, प्रेशर डालना या दबाव डालना, ठीक है। यूज इकोनॉमिक प्रेशर टू इन्फोर्स रेड लाइंस आर द ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। डेटरेंस क्या होता है, बेसिकली रिक्वायर्स होल्डिंग लेवरेज इन रिजर्व, एट्रिशन रिक्वायर्स यूजिंग
लेवरेज अर्ली। अब अगर देखा जाए तो डेटरेंस क्या रहेगा यहाँ पर, कि डेटरेंस ये है कि अब ताइवान के ऊपर चाइना कंट्रोल हासिल करना चाहता है, वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो कहता है कि मेरा है। लेकिन यहां पर यूएसए की तरफ से क्या धमकी दी जाती है, क्या दबाव डाला जाता है कि भाई अगर ताइवान को कंट्रोल किया तो हम आपका सब कुछ ही बंद कर देंगे, तो हम भी जो है कह लेके ताइवान को जो है आपके साथ जो वो कह लेके मिलने नहीं देंगे, या आप उसको जो अपने साथ जम नहीं कर सकते। तो यहां पर यूएसए की तरफ से धमकी आती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि यहां पर ये डेटरेंस है बेसिकली, ठीक है। एक चीज के बदले आप दूसरी चीज का क्या करते हो, यहां पर धमकाते हो कि ये चीज मेरे पास भी है, आप बाज आ जाओ, ठीक है। यही चीज है। तो अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जिस तरह हमें डेटरेंस देखने को मिल रही है, ठीक है, यही चीज है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मिटिगेटिंग सिस्टमिक रिस्क एंड प्रोटेक्टिंग यूएसए लेवरेज। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, राइज ऑफ पैरेलल सिस्टम। यूएसए ने क्या किया यहां पर के सेमीकंडक्टर्स या चिप्स के ऊपर पाबंदी लगाई। चाइना ने क्या किया, चाइना ने बेसिकली राइज ऑफ पैरेलल सिस्टम, यहां पर चाइना सिप्स हमें देखने को मिल रहा है ECNY, उसके बाद एम ब्रिज वगैरह हमें यहां पर बनते हुए नजर आए, ठीक है। अब ये किसके मुकाबले में, यूएसए के, क्योंकि यूएसए ने क्या किया यहां पर सेमीकंडक्टर्स या चिप की जो है वो करेगा एक्सपोर्ट बंद कर दी, किसको, चाइना को बंद कर दी, जिसकी वजह से फिर यहां पर जमे और सिस्टम जो है वो राइज होते हुए नजर आए, ठीक है। थ्रेट्स फ्रॉम नॉन एडवर्सरी ऑल्टरनेटिव्स की अगर बात की जाए तो यहां पर बात की जा रही है डिजिटल यूरो की, तो यूरोपियन कंट्रीज है। अब यूरोपियन कंट्रीज को बेसिकली यहां पर यूएसए को लेकर तहफुजात हासिल हैं, आपको भी पता है, क्योंकि ट्रांस अटलांटिक के जो रिलेशंस है वो अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज को जो एक ट्रस्ट था यूएसए के ऊपर वो भी देखने को नहीं मिल रहा। तो यूरोपियन कंट्रीज क्या कर रहे हैं कि डॉलर की बजाय ये डिजिटल यूरो को जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं अपनी मार्केट्स के अंदर, तो ये भी एक चीज देखने को मिल सकती है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल गार्ड रेल की बात की जा रही है कि यूनिलैटरल एंड कैप्रिशियस सैंक्शंस डिस्टेबलाइज इकोनॉमिक ट्रस्ट, एस्टैब्लिशिंग सैंक्शंस फ्री जोन। यहां पर कुछ जो है वो ऐसे सैंक्शंस है जिनको बिल्कुल फ्री रखना चाहिए, फॉर एग्जांपल फूड है या मेडिसिन के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शंस फॉर ट्रीटी अलाइज वुड प्रिजर्व लॉन्ग टर्म यूएसए इकोनॉमिक अथॉरिटी, ठीक है। अब ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। उसके बाद है डिफेंडिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग डेटरेंस। अब इस चीज को भी अंडरस्टैंड करते हैं, टारगेटेड डाइवर्सिफिकेशन, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रही है, फुल ऑन शोरिंग और ब्रॉड, ठीक है, बाय अमेरिकन एंड बाय यूरोपियन। अब ये पॉलिसी यहां पर इंट्रोड्यूस करवाएगी कि जो भी आपने, जिस तरह देखिए पाकिस्तान के अंदर समटाइम क्या होता है कि बाहर वाले जितने भी लग्जरी गुड्स हैं उनके ऊपर बैन कर दिया जाता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो चीजें तैयार हो रही है आप उन्हीं को परचेज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यूएसए के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि भाई बाय अमेरिकन एंड बाय यूरोपियन, के आप इन्हीं की बनी हुई चीजों को आप क्या करोगे, खरीदोगे, ठीक है। एक चीज तो हमें ये देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा के फ्रेगमेंटेशन डूम लूप का मतलब होता है कि एक नई मुआशी तकसीम के अंदर मजीद जो है वो तकसीम होती रहती है, इससे क्या होता है कि मजीद जो आलमी मुआशत है वो कमजोर होती जाती है, ठीक है। काउंटरिंग चाइनाज रेयर अर्थ डोमिनेंस की बात की जा रही है। अब यूएसए ये चाहता है कि भाई किसी ना किसी तरह से जो कह लें कि चाइना के ऊपर जो डोमिनेंस है उसको कम किया जा सके, ठीक है। आपको पता है कि अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस यहाँ पर सप्लाई चेन्स के अंदर आपको जो है वो कह लेकर डिसरप्शन देखने को मिल सकती है। जिस तरह चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर बैन लगाया या एक्सपोर्ट को बंद किया, किसकी वजह से, बार बार टैरिफ की वजह से, तो ये भी हमें चीज़ देखने को मिल सकती है। ऑल्टरनेटिव अगर देखा जाए तो डिप्लोमेटिक जो है वो कह लेकर कंसेशन की तरफ जाना चाहिए यूएसए को, ठीक है। फोर्सिंग डिप्लोमेटिक कंसेशन इफ द यूएसए लैक्स इमीडिएट ऑल्टरनेटिव्स, ठीक। अगर इसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है तो डिप्लोमेटिक कंसेशन की तरफ जाना चाहिए, जिस तरह पहले भी उसको जाना पड़ा था चाइना के साथ, ठीक है। रेफ्यूटिंग एस्केलेशन डोमिनेंस की बात की जाए, कॉन्ट्रेरी टू व्यूज दैट चाइना होल्ड्स अनबीटेबल इकोनॉमिक लेवरेज, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। द यूएसए मेंटेन स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस इन ग्लोबल फाइनेंस, एडवांस माइक्रोचिप्स एंड जेट इंजन्स। अब अगर देखा जाए तो जिनको ये एज ए चोक पॉइंट यूज कर सकता है यूएसए, बेसिकली अभी भी कह लेके एडवांटेजेस गेन कर सकता है। ग्लोबल फाइनेंस, यूएसए डॉलर डोमिनेंस देखने को मिलती है, जिस तरह हमने पहले बात की। एडवांस्ड माइक्रोचिप्स बना रहा है, ठीक है, यूएसए, जेट इंजन्स है, और इसी तरह देखा जाए तो एआई मॉडल्स भी हैं। तो अब यह कहा जा रहा है कि बेसिकली एक तो चाइना को काउंटर करने के लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको भी कम करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो यूएसए जो है अभी भी कह लेके यहाँ पर एज ए चोक पॉइंट इनको यूज़ कर सकता है, इनसे फ़ायदा उठा सकता है, जैसे उसकी डॉलर के ऊपर डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है, या हमें कह लें कि एडवांस्ड माइक्रोचिप्स के ऊपर, या कह लें कि जेट इंजन्स के ऊपर, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली एज ऑफ इकोनॉमिक वॉरफेयर कि किस तरह बेसिकली कह लें कि चोक पॉइंट्स को यूज़ किया जा रहा है ग्लोबल पावर्स की तरफ से,
ठीक है। जिस तरह हमें यहाँ पर यूएसए और चाइना के दरमियान में कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है, और चाइना जो है वो बेसिकली जियो इकोनॉमिक की तरफ जो वो शिफ्ट कर रहा है, और पहले से जो है उसकी पॉलिसी भी जियो इकोनॉमिक की ही रही है। हालांकि ऑन द अदर हैंड आपको पता है कि यूएसए की पॉलिसी किसके ऊपर बेस करती है, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला है पाकिस्तान कुवैत बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट, स्ट्रैटेजिक टाइज एंड रीजनल डायनामिक्स, ठीक है। देखें, ये जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है ये 2023 के अंदर बेसिकली साइन हो चुका है। इसकी जो हमें रेटिफिकेशन देखने को मिली है डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट की। अभी जो कुवैत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बेसिकली शेख जारा, वो 5 डे विजिट पर आए थे इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में जो है यहाँ पर हमें रेटिफिकेशन देखने को मिली कुवैत के और पाकिस्तान के दरमियान, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्कोप की बात की जाए तो इनका फोकस क्या है, एक तो मिलिट्री कह लें कि यहाँ पर ट्रेनिंग पर होगा, जॉइंट एक्सरसाइज पर है, ठीक है। इसके बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग पर होगी, ठीक है, और लॉजिस्टिक और टेक एक्सचेंज पर होगी, ठीक है। एक्सक्लूडिंग क्या एक्सक्लूडिंग है, बेसिकली निकाला गया ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट्स एंड आर्म्स प्रोक्योरमेंट, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैनेज्ड आर वाया एनुअल प्रोटोकॉल्स, जॉइंट मिलिट्री कमेटी है यहाँ पर जो हेड की जाएगी बेसिकली मिनिस्ट्रीज अपॉइंटीज की तरफ से, ठीक है। अब हम इस कॉम्प्रिहेंसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर बेसिकली इंक्लूड हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास एज ए रेफरेंस देने के लिए या एज ए एग्जांपल कोट करने के लिए। आप एक केस स्टडी इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट क्या रहेगा, डिफेंस कोऑपरेशन रहेगा कवरिंग मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पर इसका, जॉइंट एक्सरसाइजेस एक्सचेंजेस ऑफ मिलिट्री पर्सनल, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट्स आप बोल सकते हैं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, ठीक है, लॉजिस्टिक्स कोऑपरेशन, मिलिट्री इंटेलिजेंस एंड अदर म्यूचुअली एग्रीड एरियाज। तो ये एरियाज बेसिकली इस एग्रीमेंट के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लाजमी नोट करेंगे, ठीक है। हाई डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस एंगेजमेंट है, तो यहाँ पर लीडरशिप की बात की जा रही है, जो मीटिंग्स हुई है यहाँ पर, ठीक है। जो फॉरेन मिनिस्टर आए तो उन्होंने यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने भी मीटिंग की है, उसके बाद जो हमारे CDF साहब है उनके साथ भी, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ भी बेसिकली की है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन इनटू इकोनॉमिक एंड बायलैटरल कोऑपरेशन की बात की है, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स है, ठीक है, एग्री टू क्रिएट वर्किंग ग्रुप्स इन एनर्जी, ठीक है, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, IT, एजुकेशन एंड हेल्थ के अंदर जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की भी बात की है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप ऐड करेंगे। मल्टीलैटरल अलाइनमेंट है, रीअफर्म्ड कमिटमेंट टू क्लोज बायलैटरल कोऑर्डिनेशन एट इंटरनेशनल फोरम्स इंक्लूडिंग जो है वो UNO, ठीक है। तो आई होप आपने इस टॉपिक को भी अंडरस्टैंड किया, ये बहुत ईजी है, इसको एज ए आप एग्जाम्पल जो है वो नोट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर जो डिबेट है, इसको जो है हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके ऊपर पहले भी मैं अपना एक लेक्चर कवर कर चुका हूं, न्यू प्रोविंसेस के ऊपर डिबेट है, ठीक है, वो भी आप लेक्चर ले सकते हैं। लेकिन इस वीक के अंदर जो सबसे बड़ी जो हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रही है वो है यहाँ पर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बनाए जाने की। देखिए, अभी क्या हुआ, जो कल के पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट हुई है, फर्स्ट हुई बेसिकली, तो वहां पर जो इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा है कि भाई आप माने या ना माने, आपका इंटरनल जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। डेमोक्रेसी के अंदर और भी सिस्टम्स हैं, निज़ाम्स हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात की गई है बेसिकली मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, ठीक है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, नकवीज कॉल फॉर गवर्नेंस रीसेट एंड न्यू प्रोविंसेस, आगे भी बात करेंगे। डीजी जो ISPR है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भी यही कहा कि भाई गुड गवर्नेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि जो 2014 के अंदर APS के ऊपर जब अटैक हुआ था वहां पर 14 पॉइंट्स जो हमें देखने को मिले थे, तो उनकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। तो उसके लिए भी क्या चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए। और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने भी पड़े तो बनाए जाने चाहिए ताकि गुड गवर्नेंस जो है वो हो सके, ठीक है, गुड गवर्नेंस के लिए, सॉरी, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा कि भाई कह ले के आपकी आबादी है जो 1950s के अंदर हमें 3 करोड़ देखने को मिल रही थी, अब वो कह ले के 1972 के अंदर 7 करोड़ हो गई, अभी जो आपकी 25 करोड़ आबादी हो चुकी है, ठीक है। तो अब जितने भी नेबर कंट्रीज है, बाकी कंट्रीज आप देख सकते हैं कि उनके प्रोविंसेस हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। गुड गवर्नेंस के लिए हमें यहाँ पर यह करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें देखने को मिली। सिस्टम फेलियर की अगर बात की जाए, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि भाई करंट गवर्नेंस सिस्टम हैज कोलैप्स्ड, ठीक है।
फेल्ड स्टेटस को की बात की है कि आपका मौजूदा निज़ाम तबाह हो चुका है, ठीक है। रिक्वायर्स कंप्लीट रीसेट, इसको दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट की बात की गई है, गवर्नमेंट को रीसेट करना पड़ेगा पूरे स्ट्रक्चर को। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, प्रपोज्ड क्रिएटिंग न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, प्रोविंसेस बनाने की बात की जा रही है यूनिट्स की, ठीक है। शिफ्टिंग फोकस ऑन जो है यूथ नीड्स जस्टिस मेरिट एंड जॉब्स रादर देन शॉर्ट टर्म स्टिपेंड्स, ठीक है। इन्होंने कहा भाई जो लैपटॉप दे रहे हैं, जो टैब्स दे रहे हैं, उससे गुजारा होने वाला नहीं है। हमें जिस तरह यहाँ पर यूथ जो है वो चैलेंजेस का सामना कर रही है, एक दिन यही कीड़े मकोड़े या कॉकरोच अगर उठे तो ये सब कुछ बहाकर अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले तो हमें सबसे पहले जो है अपने सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तो ये अच्छी बात हुई है, ठीक है। ये चीज भी है। फिजिकल क्राइसिस है हाईलाइटेड, माउंटिंग नेशनल डेट एंड रिकरिंग। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि हर साल जो हमें बजट बनाना पड़ता है वो नेगेटिव में बनाना पड़ता है, ठीक है। सारा जो है वो कह ले कि शेयर दे दिया जाता है या जो रिसोर्सेज है ट्रांसफर कर दिया जाता है, किसको? प्रोविंसेस को, ठीक है। तो फेडरल के पास कुछ भी नहीं बचता। फेडरल अपनी जगह पर बोल रहा है कि भाई मैं यहाँ पर डेट भी पे करूँ, ठीक है, डिफेंस को भी मैं देखूँ, ठीक है, बाकी चीज़ों को भी मैं देखूँ, और सारा जो है कह के रिसोर्सेज तो आगे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो फिजिकल फेडरलिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। पॉलिटिकल लीगल एंड रीजनल पुशबैक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जो है अभी इनकार किया जा रहा है कि इसके हक में नहीं है, लेकिन यह है कि कह ले कि अगर 239 जो आर्टिकल है बेसिकली 239 या 1 आर्टिकल के तहत इसको जो कह ले कि लीगली तौर पर जो है कह के अमेंडमेंट की जा सकती है प्रोविंसेस के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली है, नेशनल असेंबली है या सेनेट के अंदर 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है इसको पास किया जा सकता है अगर कानूनी जो है कह लेकर रास्ता इख्तियार किया जाए तो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज है, इन्होंने क्या किया, पीपी वाला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के यहाँ सराहना कर दिया, वो जाने उनका काम जाने। यहाँ पर जो लीगल बार है, लोकल अपोजिशन है, लाहौर की बात की जा रही है यहाँ पर, तो लाहौर हाई कोर्ट जो बार एसोसिएशन है उन्होंने कहा कि भाई ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ तक कि जो है सिंध की तरफ से ये भी कहा गया कि भाई इनको रिजाइन दे देना चाहिए। ये चीज़ें भी देखने को मिली। खैर मिलिट्री अलाइनमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव आईएसपीआर की स्टेटमेंट देखने को मिल रही है। गवर्नेंस सिक्योरिटी लिंक्स, तो यहाँ पर इन्होंने क्लैरिटी के साथ बोला है, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने एंडोर्स द नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट, ठीक है। जरूरत है, वक्त की जरूरत है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट को किसके साथ रिलेट किया है, कनेक्ट किया है बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के साथ, ठीक है। ये चीज भी है। टू सर्व पॉपुलेशन अगर देखा जाए 250 हमें मिलियन देखने को मिल रही है, 25 करोड़ आबादी हो चुकी है, ठीक है। तो अब नए यूनिट्स अगर बनाने पड़े गुड गवर्नेंस के लिए तो बनाए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी कही गई गुड गवर्नेंस, ठीक है। Constitutional primacy है भाई, stress that any administrative restructuring rests entirely with politicians through legal and constitutional means। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई ये पूरी जिम्मेदारी जितने भी हैं पॉलिटिकल लीडरशिप है इनके हाथ में, इनको बैठना चाहिए और इसके ऊपर जो वो कह लेके कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये थी बेसिकली न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर डिबेट। फर्दर जैसे ही कोई डेवलपमेंट्स आती है देन हम चीजों को ऐड करते जाएंगे। अभी यहां तक डेवलपमेंट हुई है, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए ये डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा पाकिस्तान इंडस्ट्रियल पॉलिसी डायलेमा की बात करेंगे। देखिए इसके ऊपर हम ओवरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है, और आप चीजें नोट कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सिर्फ ओवरव्यू लेंगे देन हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग द ऑटोमोटिव देखा जाए सेक्टर फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी डायलेमा कोर प्रिंसिपल। अब मैं इसका जो है ना आपको जो है ना वो कह ले कि इसका ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। हो क्या रहा है कि जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इंडस्ट्रीज है वो नहीं चाहती कि यहाँ पर कह ले के टैरिफ को जो है वो कह ले के कम किया जाए, ठीक है। वो चाहती है कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट की जाए, ठीक है। प्रोटेक्शनिस्ट मींस जैसे यहाँ पर कह ले के ट्रंप ने की, टैरिफ को लगाया ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट किया जा सके, ठीक है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को लाइक किया जाता है, कौन करता है, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो इंडस्ट्रीज है वो, ठीक है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई 40 साल गुजर चुके हैं, अभी तक भी कह ले के जो एक्सपोर्ट होनी चाहिए वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हो नहीं पा रही है ना। जो कह ले के यहाँ पर परमानेंट तौर पर जो कह ले के तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है कि प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसीज की बात की जा रही है, इससे कह ले के जो इंडस्ट्रीज है वो कोई परफॉर्मेंस तो अपनी दिखा नहीं रही, ठीक है। ऑलरेडी जो बाहर से मंगवा रहे हैं उसके ऊपर भी टैरिफ लगवाए जा रहे हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें। लेकिन यहां पर जो इनकी कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, वो नजर आनी चाहिए, लेकिन वो नजर नहीं आ रही, यही बात की जा रही है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फेस पुश बैक फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, साइटेक जॉब लॉस हो रही है, ठीक है, वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो आपकी जाया हो रही है। इसी तरह अगर देखा जाए तो कितने हो चुके हैं, 40 साल हो चुके हैं, वही चीज देखने को मिल रही है। लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस हमें देखने को मिल रही है, नेग्लिजिबल जो एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो कोर गाइडिंग प्रिंसिपल की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन मस्ट सर्व अ टेम्परेरी रनवे, तो कभी कभी इनको रिलीफ देना चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको परमानेंटली जो है वो कह लेके पनाह दे दें इनको, ठीक है। तो प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसीज के ऊपर बात की जा रही है बेसिकली, अब ये क्यों की जा रही है इसको समझते हैं। सेंट्रल पॉलिसी क्वेश्चन ये है कि कैन पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री बिल्ड कैपेबिलिटीज टू कम्पीट इन रीजनल एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ठीक है, क्या कंपीट कर सकती है। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए फ्लॉज क्या क्या है इसके अंदर, हिस्टोरिकल पॉलिसी मिसकंसेप्शन के अंदर। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि लोकलाइजेशन को जो प्रायोरिटी पर रखा। अब लोकलाइजेशन के अंदर नो डाउट भी यहां पर बहुत सारे जो है कह लेके स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान के अंदर भी प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तैयार भी किए जा रहे हैं, काफी अच्छा काम चल रहा है, एक्सपोर्ट भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि मिसकंसेप्शन सुपरफिशियल लोकलाइजेशन टारगेट मॉडर्न जो व्हीकल्स हैं लाइज इन द हाई टेक कंपोनेंट्स, इंजन्स है, माइक्रोचिप्स है, सॉफ्टवेयर है, ये आपके कंट्री में नहीं बढ़ रहे, ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेंगे, ये चीजें। और इंपोर्ट करने के बजाय ऐसा क्यों नहीं है कि इसकी इंडस्ट्रीज लगाई जाए। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, जैसे आपकी स्पेशलाइज्ड स्टील है, पेट्रोकेमिकल है, उसके बाद अगर देखा जाए इंजीनियरिंग, प्रिसीजन इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्रीज होनी चाहिए वो नजर नहीं आती, ठीक है, जो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, उसके ऊपर हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज बेसिकली किया जाए। लैकिंग दीज अपस्ट्रीम बेसिस हेडलाइंस लोकलाइजेशन, यहां पर दिखाया तो जाता है कि भाई 50 to 60% यहां पर असेंबल हो रही हैं, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल मंगाया जा रहा है, जो सारी चीजें मंगाई जा रही हैं, उसका तो पे करना पड़ रहा है ना। तो इससे बेटर है कि यहाँ पर जो कह लें कि ये एडवांस किस्म के जो इंजन है, या कह लें कि यहाँ पर माइक्रोचिप्स है, सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए इंडस्ट्री चाहिए, तो वो इंडस्ट्री भी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज तो ये है। तो सबसे बड़ा फ्लॉ यही है कि हम ये समझ रहे हैं कि भाई कह लें कि हम ऑलरेडी कह लें कि प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसीज है उसको अडॉप्ट करके रखें और हमारा फायदा होगा, लेकिन जो लोकलाइजेशन को प्रायोरिटी पर रखा जा रहा है उसका भी कोई खातर ख्वाह फायदा नहीं हो रहा है। ये चीज बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो ट्रू नेट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन कोई भी नहीं हो पा रही जो होनी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज वही ट्रेडिशनल चीजें चलती आ रही है। यील्डिंग मिनिमल, हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी इतने ज्यादा जो कह लेकर बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। उसके बाद मिसकंसेप्शन क्या है, ओवर एस्टिमेटेड अगर डायरेक्ट जॉब क्रिएशन, यहां पर यह कहा गया भाई आपकी इंडस्ट्री होगी तो आपकी जॉब क्रिएशन होगी। अब ऑटोमेटेड इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो इसकी जॉब क्रिएशन इतनी देखने को नहीं मिल रही। अब ऑटोमोबाइल असेंबली इज कैपिटल इंटेंसिव एंड हैवीली ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड। पाकिस्तान टॉप 3 असेंबलर्स डायरेक्टली एम्प्लॉयड अंडर सिर्फ 6,000 वर्कर्स हैं, ठीक है। तो ये जो जॉब क्रिएशन वाली बात थी वो भी हमें यहां पर देखने को नहीं मिल रही। इसके अलावा मिसकंसेप्शन है लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके अलावा देखा भाई इकोनॉमीज को बढ़ाया जाएगा, लेकिन यहां पर हो क्या रखा है, कंपेटिटिव मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स मल्टी मिलियन यूनिट्स यहां पर स्केल अप करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान यहां पर मार्केट्स रिमेन अंडर 3 लाख जो है यूनिट्स हमें देखने को मिल रहा है एनुअली, जो कि ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके पॉलिसी की भी आगे पॉलिसी मेजर्स की भी बात करेंगे कि बेसिकली क्या किया जा सकता है। पैराडॉक्सिकली गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, यहाँ पर पॉलिसीज प्रोटेक्ट द लोकल असेंबलीज वाइल साइमल्टेनियसली चोकिंग कंज्यूमर डिमांड, ठीक है, थॉरली हैवी लग्जरी टैक्सेशन। एक तरफ तो यहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के दिन उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, दूसरा जो कह लें कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर, जो गाड़ियाँ हैं बेसिकली व्हीकल्स हैं उनके ऊपर जो कह लें कि लग्जरी जो कह लें कि टैक्स भी लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ हमें चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह स्ट्रैटेजिक पिवट अडॉप्टिंग टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड हाइब्रिड पैराडाइम शिफ्ट। तो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन अगर देखा जाए तो द ग्लोबल ट्रांजिशन टू हाइब्रिड्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमें शिफ्ट देखने को मिल रहा है, तो पाकिस्तान को भी उधर शिफ्ट करना चाहिए, यही चीज है, ठीक है। वही ट्रेडिशनल हमें चीजें देखने को मिल रही है। सेकंड है हाइब्रिड्स एज ए इमीडिएट ब्रिज है, ठीक है। हाइब्रिड्स जो है हमें यहाँ पर अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, मॉडल, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, मैं व्हीकल की बात कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। हाइब्रिड्स अगर देखा जाए ऑफर अ प्रैक्टिकल ट्रांजिशन टू लोअर एमिशन विदाउट, ठीक है। इससे तो क्या होता है, ग्रीन गैसेस भी जो है वो एमिशन कम होती है, ठीक है।
इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ओवरबर्डनिंग, ठीक है, पाकिस्तान अनप्रिपेयर्ड चार्जिंग ग्रिड एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तो ये भी चीज़ है बेसिकली। अभी हमें कह लें कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत है, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है, इसलिए हाइब्रिड जो है व्हीकल्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, ताकि एनर्जी जो है यहाँ पर जो कह लें कि कंजप्शन है उसको भी कम किया जा सके, जो ग्रीन हाउसेज गैसेज एमिशन हो रही है उनकी, उनको भी कम किया जा सके, ठीक है। न्यू पॉलिसी फोकस क्या कहा जा रहा है, मैट्रिक्स फ्रॉम हेडलाइंस लोकलाइजेशन परसेंटेज टू नेट वैल्यू एडिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नेट वैल्यू एडिशन होनी चाहिए, इसके साथ कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटल रिडक्शन होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी एडॉप्शन लाजमी है। तो ये बेसिकली यहाँ पर न्यू पॉलिसी फोकसेस हैं जो कह लें कि पाकिस्तान को जो है वो देखने चाहिए या इनको अडॉप्ट करना चाहिए। इंटरनेशनल अगर लेसन्स और रोड मैप पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात की जाए, देखें ग्लोबल प्रेसिडेंट्स की अगर बात की जाए, सक्सेसफुल जो नेशंस है, जापान है, साउथ कोरिया, चाइना, थाईलैंड, वो क्या कर रहे हैं, वो इन्हीं मॉडल्स को अडॉप्ट करके वो क्या कर रहे हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को भी यहाँ पर सबक हासिल करना चाहिए, इसी चीज के ऊपर जो फोकस करना चाहिए, ठीक है। पोजिशनिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो मराकश 5 लाख जो है यहाँ पर एनुअली गाड़ियां जो है काले का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान कितनी कर रहा है, 3 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो है वो कहले के प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर इसको कहले के कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, व्हीकल एक्सपोर्ट कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद एक्शनेबल रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, इंप्लीमेंट प्रेडिक्टेबल स्केड्यूल टैरिफ रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है, और टू फोर्स कंपेटिटिवनेस, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस सिस्टमिक जो कह लें इंपोर्ट कॉस्ट बाय फिक्सिंग एनर्जी लॉजिस्टिक्स एंड टैक्स बोटलनेक से जितनी भी रुकावटें उनको दूर करनी चाहिए। रीस्ट्रक्चर रिमेनिंग इंसेंटिव्स है अराउंड डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है, इंजीनियरिंग डेप्थ है एंड ईवी एंड हाइब्रिड सॉफ्टवेयर नॉट रॉ असेंबली वैल्यूज, ठीक है। तो फोकस करना पड़ेगा ईवी के ऊपर और हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर, ठीक है, हाइब्रिड सॉफ्टवेयर के ऊपर, ताकि पाकिस्तान को जो है वो कह लें कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है वो व्हीकल की तरफ लेकर जाया जा सके और इससे रेवेन्यू भी आपका जनरेट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कह लें कि जो भी हमें ऑटो इंडस्ट्री जो यहाँ पर पॉलिसी डायलेमा जो देखने को मिल रही है, जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं, ठीक है, उन चैलेंजेस को कैसे कम किया जा सकता है, साथ में हमने पॉलिसी में इसको डिस्कस किया, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द डिक्लाइन ऑफ यूएसए यूनिलैटरलिज्म की बात की जा रही है। अब 2 बुक्स है, इन 2 बुक्स को ही आपने अंडरस्टैंड करना है, यह मलिया लोधी साहबा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द यूएसए यूनिलैटरलिज्म एंड स्ट्रैटेजिक फॉल आउट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप्स सेकंड प्रेसिडेंसी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए डोमेस्टिक डिसकंटेंट एंड फॉलिंग अप्रूवल रेटिंग, तो अब यहां पर जो अप्रूवल रेटिंग है जो परफॉर्मेंस की डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी यहां पर ड्रॉप होती जा रही है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट एंड YouGov सर्वे की बात की जा रही है, ठीक है। उसके YouGov बेसिकली इसको बोला जाता है YouGov, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो अप्रूवल रेटिंग है जो परफॉर्मेंस की बेसिकली वो भी यहाँ पर क्या हो रही है, कम जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर 62% जो है यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी जो कल के एग्री नहीं कर रहे, उसको डिसअप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए 63% वो है फील कर रहे हैं कि भाई कंट्री जो है आपका रॉन्ग ट्रैक पर है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर ईरान के साथ वॉर लड़ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रही है। अभी कितने मंथ हुए, 18 मंथ हुए यहाँ पर सेकंड टर्म के अंदर, और ये चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। इस तरह अगर देखा जाए मिस कैलकुलेशन ऑफ अमेरिका पावर, तो अमेरिका के पावर को जो कल के यहाँ पर हमें एक गलत अंदाजा जो देखने को मिल रहा है, मिस कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है कि हुआ क्या क्या डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है तो यूनिलैटरल एक्शंस लिए गए। आपको पता नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट किसकी तरफ से अडॉप्ट की गई, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो यहाँ पर कह लें कि यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए इन्होंने जो है कह लें कि ताकत का बेदरेग इस्तेमाल भी किया, ठीक है, जो नेशनलिज्म की जो सही ताकत है उसको भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रिवीलिंग फंडामेंटल मिस जजमेंट ऑफ फॉरेन नेशनलिज्म, ठीक है, रियलिटीज ऑफ मॉडर्न मल्टी पोलर वर्ल्ड, और ना ही मल्टीपोलर की जो रियलिटी है जो कह लें कि सही एजेंस है उसको भी समझ नहीं पाए। तो अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कंट्री को लेकर चल रहे हैं तो वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रॉन्ग ट्रैक के ऊपर है, ठीक है। और जिस तरह जो है यहाँ पर कह लें कि हमें इस टॉपिक के अंदर जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन 2 बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एज ए रेफरेंस या एज ए एग्जांपल जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। रजीम चेंज इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, देखिए बाकी चीजें मैं इसलिए नहीं ऐड कर रहा क्योंकि वो पहले भी हम अपने डिस्कशन कर चुके हैं उनके ऊपर, तो इसलिए ऐड नहीं कर रहा, ठीक है।
सेकंड बुक हमारे पास रहेगी यहाँ पर बिट्रेड अमेरिकाज डिडंट वांट फॉर दिस, ठीक है, इंडक्टमेंट बाय 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 पार्टीजन एक्सपर्ट्स बिट्रेड, ठीक है, असेसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल हार्म की बात की जा रही है। देखिए जो बुक है बिट्रेड, बेसिकली इसके अंदर कहा यह जा रहा है कॉमन सेंस कोलेशन डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंसिव डैमेज, यहां पर कह लें कि इसको नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान किसको पहुंचाया गया? इकोनॉमी को, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। डेमोक्रेसी आपकी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। जुडिशरी का जो है वो कह लें कि सही इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसे पॉलिटिकल टूल यूज किया गया। क्लाइमेट को कह लें कि सही से जो डील नहीं किया गया। देखा जाए तो ट्रंप ने किया क्या? पेरिस एग्रीमेंट से विदड्रॉ किया। इसके अलावा जो आपकी कह लें कि कोप 30 हुई बेलम के अंदर, ब्राजील के अंदर, उसको भी अटेंड नहीं किया गया, ठीक है, ये चीज़ भी है। तो इसका जो चैप्टर 1 है अमेरिका वीकर, बेसिकली कैसे बनाए फॉरेन पॉलिसी। तो अब यहाँ पर क्या किया कि जिस तरह की यूएसए की स्ट्रैटेजीज थी स्पेशली ट्रंप की, तो इसने ग्लोबल अलाइज जो यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, सबसे क्या किया? इसको अलग कर दिया, आइसोलेट कर दिया। ये खुद ही क्या, जो यूएसए की स्ट्रैटेजीज हमें देखने को मिलती है, जो सॉफ्ट पावर थी वो आपके एरोड होती हुई नजर आई, ठीक है। इसी तरह मिलिट्री को एज ए कह लेके पॉलिटिकल सियासी तौर पर यूज किया गया, ठीक है। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है रूल ऑफ लॉ बिट्रेड बुक का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लेंगे। इरोजन ऑफ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो अब रूल ऑफ लॉ भी जो है यहाँ पर हमें इरोड होता हुआ नजर आया, ठीक है। अब इसको क्या हुआ कि जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसको भी एज ए वेपन यूज किया गया, ठीक है। कोर्ट के जो ऑर्डर्स है उनको नहीं माना गया, ठीक है। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स है उनको यहाँ पर दबाया गया, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। तो ये चीजें, तो अमेरिका वीकर्स एंड रूल ऑफ लॉ जो यहाँ पर इरोड हो रहा है, ये दोनों चीजें हमें बेसिकली यहाँ पर बिट्रेड बुक के अंदर देखने को मिलेगी। ये दोनों चैप्टर्स हैं बेसिकली, ठीक है। इनसाइड द इंपीरियल प्रेसिडेंसी रजीम चेंज की बात की जा रही है, यहाँ पर बुक है, नेक्स्ट बुक है अनचेक्ड व्हाइट हाउस पावर्स की अगर बात की जाए तो अब इसने क्या किया? इख्तियारात को बहुत ज्यादा कह लें कि यहाँ पर यूज किया। जो इंटरनल यहाँ पर हमें कह लें कि मुदाखलत वगैरह देखने को मिली थी उसको भी नज़रअंदाज कर दिया गया। एहतसाब को सामने रखना चाहिए था, उसको भी नज़रअंदाज करके जो है वो फैसले किए गए। यहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, ओवर राइडिंग नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, तो नेशनल सिक्योरिटी को भी यहाँ पर जो कह लें कि नज़रअंदाज किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने को मिली कि इसके अंदर जो कह लें कि बेंजामिन नेतन्याहू की और ट्रंप की जो यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग होती है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि भाई ईरान के अंदर रजीम चेंज भी होगी, ठीक है। यूरेनियम एनरिचमेंट है तो इसको भी रोका जाएगा, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस वो लग सकती है और कामयाबी मिल सकती है, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें जो है इस बुक के अंदर देखने को बेसिकली आपको मिल सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास जो पॉइंट है, इसका लास्ट हमारे पास रहेगा शिफ्ट इन ग्लोबल परसेप्शन की बात की जाए, हार्ड एंड इंटरनेशनल एटीट्यूड हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह की यूएसए की पॉलिसी रही है, तो यहाँ पर जो इसके दोस्त ममालिक थे उनका जो इतमाद था, जो होना चाहिए था, उनको भी तशवीश का इजहार है, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए डिक्लाइनिंग यूएसए स्टेचर की बात की जा रही है। प्यू रिसर्च सेंटर ने यहाँ पर कहा है कि भाई चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो कह लें कि डे बाई डे जो है रीजनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल के ऊपर बढ़ता जा रहा है। बेसिकली ये कहा जा रहा है फेवरेबली देन यूएसए इन मोस्ट सर्वेड कंट्रीज, ठीक है। तो चाइना का जो है अभी कह लें कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर हर किसी का फेवरेट भी बनता जा रहा है। तो ये टॉपिक था बेसिकली, इसके अंदर दो ही बुक थी, एक हमारे पास बिट्रेड और एक हमारे पास रिजीम चेंज। इन दोनों के अंदर बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर क्रिटिसिज्म देखने को मिली, तनकीद देखने को मिली, जो आप जो है एज ए एग्जाम्पल या एज ए रेफरेंस कोट कर सकते हैं। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा और ये आपको वीकली बेसिस के ऊपर लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, डिलीवर किया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच।